Welcome students. Today is fifth lecture of taxation. Last lecture नंबर 4 में हमने पर्सन के डेफिनेशन पे स्टॉप किया था. ठीक है, आप लेक्चर नंबर 4 जाके रिफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा. अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं जस्ट 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ. ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशन. हम लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स. उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ा है असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है? करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है. करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 2020 2021 ये अपना करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है. इसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर. और लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो गया इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर. बराबर. तो ये असेसमेंट ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया. हम प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाते हैं, मतलब 2019-20 में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये एक साल में हमने जो भी इनकम कमाया उसके ऊपर टैक्स हम कौन से ईयर में पे करेंगे? असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करेंगे. प्रीवियस ईयर में इनकम कमाएंगे और इस इनकम का टैक्स कौन से ईयर में पे करेंगे? असेसमेंट ईयर में. तो इस तरह से असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये 2 ईयर होते हैं और ये 2 ईयर इंपॉर्टेंट है. फिर हमने पढ़ा असेसमेंट के बारे में. असेसमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस है जिससे हम किसी पर्सन का इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. एसएससी किसको बोलते हैं? टैक्स पेयर को. ठीक है. और पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, हमारा फर्स्ट लेक्चर आप देखेंगे ना इंट्रोडक्शन, तो उसमें मैंने आपको बताया इनकम टैक्स में लिखा है, इनकम टैक्स लॉ जो है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें लिखा है हु इज लायबल टू पे टैक्स. टैक्स कौन लायबल है पे करने के लिए? मतलब गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा? इनकम टैक्स कौन देगा गवर्नमेंट को? तो लिखा हुआ है अ पर्सन इज लायबल टू पे इनकम टैक्स. लॉ में लिखा है. तो कौन लायबल है इनकम टैक्स? गवर्नमेंट किससे वसूल करेगी? पर्सन से. तो पर्सन कौन है? तो वही हम पढ़ रहे थे पर्सन के बारे में. तो कौन है पर्सन? तो इनकम टैक्स लॉ में पर्सन को डिफाइन किया है कि एज पर इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स का जो लॉ है वो किसको किसको पर्सन मानती है. तो हमने पढ़ा किसको पर्सन मानती है? इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग जितने भी इंसान हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे मेल हो, फीमेल हो, माइनर हो, मेजर हो. माइनर मतलब बिलो 18 ईयर्स, मेजर मतलब 18 ईयर्स एंड अबाव. तो माइनर हो, मेजर हो, नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, कोई भी, अगर वो ह्यूमन बीइंग है और वो इनकम कमाता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा. इनकम टैक्स की नजर में वो पर्सन है. तो मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक ह्यूमन बीइंग, अगर एक बच्चा, वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी पर्सन है, लेकिन एक बच्चा इनकम टैक्स के लिए लायबल नहीं है, या कोई भी पर्सन इनकम टैक्स के लिए लायबल नहीं है. हाँ, वो ह्यूमन बीइंग है, वो इंडिविजुअल माना जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स के लिए लायबल कब होगा? अगर वो इनकम कमाएगा. ठीक है. आप बताओ, आप इनकम कमाते हो? नहीं. तो आप ह्यूमन बीइंग हो, आप इंडिविजुअल हो, आप पर्सन हो, बट आप इनकम नहीं कर पाते, तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं. ठीक है. मैं भी पर्सन हूं. कौन सा पर्सन हूं? इंडिविजुअल. मैं इनकम कमाता हूं, यस, आई एम लायबल टू पे इनकम टैक्स. तो मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. तो वो हर पर्सन, वो हर एक ह्यूमन बीइंग, इनकम टैक्स लॉ की नजर में हर एक ह्यूमन बीइंग कौन है? इंडिविजुअल. ह्यूमन बीइंग को इंडिविजुअल के नाम से बुलाती है इनकम टैक्स लॉ. ठीक है. तो इनकम टैक्स लॉ में हर एक ह्यूमन बीइंग कौन है? पर्सन. और उसको क्या नाम से बुलाया जाता है इनकम टैक्स में? इंडिविजुअल. सेकेंड, HUF, ये भी मैंने बताया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली बिजनेस, उसको HUF बोलते हैं. ठीक है. अभी इंडिविजुअल, ये नेचुरल पर्सन है,
और HUF ये बिजनेस है, जॉइंट फैमिली बिजनेस, ठीक है। ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, मैनमेड पर्सन, इंसान ने बनाया, ठीक है। हमारा शरीर है, हमारे हाथ है, हमारे पैर है, हमारा सिर है, आंखें हैं, हम देख सकते हैं, दिमाग है, सोच सकते हैं। तो हम लोग नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। सारे ह्यूमन बीइंग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? नेचुरल पर्सन। लेकिन HUF ये बिजनेस है, ये सिर्फ नाम है। वो जो नाम होता है ना बिजनेस का, जैसे पंकज क्लासेस एक बिजनेस का नाम है, लेकिन कानून इस नाम को पर्सन मानती है। ऐसा मानती है कि पंकज क्लासेस एक पर्सन है। अब इसका कोई शरीर नहीं है, इसलिए ये नेचुरल पर्सन नहीं है। ये कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। इसको आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। तो वैसे ही जॉइंट फैमिली बिजनेस भी है, बिजनेस है, आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन इनकम टैक्स की नज़र में ये आर्टिफिशियल पर्सन भी, ये जो HUF है ये भी एक पर्सन है। और जॉइंट फैमिली बिजनेस जो भी इनकम कमाएगी, अभी बिजनेस क्या इनकम कमाती है? सेल करके। वो लोग गुड्स सेल करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस। और जो भी पैसा वो कमाते हैं, जो भी पैसा वो कलेक्ट करते हैं सेल करके, वही HUF का इनकम है। तो HUF को उस इनकम पे क्या भरना होगा? टैक्स। तो HUF बिजनेस भी एक पर्सन है, तो HUF बिजनेस भी जो इनकम कमाएगा उस पर वो टैक्स भरेगा। हाँ, उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग पर्सन है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। वो अलग पर्सन है, वो अलग से टैक्स भरेंगे। वो कौन सी कैटेगरी में टैक्स भरेंगे? इंडिविजुअल। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं उसको। इनकम टैक्स की नज़र में क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स में पार्टनरशिप बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म ये भी एक बिजनेस है, आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके ओनर कौन होते हैं? पार्टनर अलग पर्सन है। वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इंडिविजुअल। पार्टनरशिप बिजनेस कौन सी कैटेगरी में आता है? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म जो भी इनकम कमाएगा उस पे पार्टनरशिप फर्म खुद टैक्स भरेगा, खुद टैक्स भरेगा अपने नाम से। मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब हम असेसमेंट का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, एक ऐसा क्या बनाया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ इनकम, है ना। ये जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम है किसके नाम से बनेगा? पार्टनरशिप बिजनेस के नाम से बनेगा, पार्टनर के नाम से नहीं बनेगा। पार्टनरशिप बिजनेस अपने नाम से अपना इनकम टैक्स खुद भरेगी। ये जो स्टेटमेंट बनेगा पार्टनरशिप बिजनेस का बनेगा, इसमें पार्टनरशिप बिजनेस का इनकम लिखा जाएगा, पार्टनर का नहीं। पार्टनर अलग पर्सन है। पार्टनर कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इंडिविजुअल। वो पार्टनर के जो अलग से इनकम होंगे वो टैक्स होंगे। ओके, ठीक है। अब सवाल एक और उठता है यहाँ पे, पार्टनरशिप फर्म से भी तो इनका इनकम होगा ना। मैं एक बताता हूँ आपको। अभी समझो ये पार्टनरशिप फर्म है, मेसर्स A, B एंड C। इसके 3 पार्टनर हैं। पार्टनर ए, आप बोल सकते हैं मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, ठीक है। अभी पार्टनरशिप बिजनेस को नेट प्रॉफिट 99,000 नेट प्रॉफिट हुआ। कितना नेट प्रॉफिट हुआ? 99,000 रुपीज नेट प्रॉफिट हुआ पार्टनरशिप बिजनेस को, ठीक है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये देखा जाता है, ये बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है? ये बिफोर टैक्स है। 99,000 बिफोर टैक्स है। ओके, ठीक है। अब इस 99,000 ये किसका इनकम है? पार्टनरशिप फर्म का, बिजनेस का इनकम है। तो इस पे टैक्स कौन भरेगा? पार्टनरशिप बिजनेस टैक्स भरेगा। चलो, टैक्स कितना कटा? 9,000। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 9,000 रुपया टैक्स माइनस करते हैं। 99,000 नेट प्रॉफिट था बिफोर टैक्स, 9,000 रुपया टैक्स 9,000 माइनस करते, कितना बचेगा? 90,000 रुपीज बचेगा। ये हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो 90,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये 90,000 तीनों पार्टनर में क्या होगा? डिवाइड।
चलो तीनों इक्वल पार्टनर्स है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है, तो कितना शेयर आएगा सबके हिस्से में? 30,000 30,000 एंड 30,000, 30,000 रुपया आएगा सबके हिस्से में, बराबर। अच्छा, ये जो 30,000 रुपया है ये मिस्टर ए ने कहां से कमाया? पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर था, उसमें शेयर मिला, प्रॉफिट में शेयर मिला। अच्छा, इस पर टैक्स तो ऑलरेडी पार्टनरशिप बिजनेस ने भर दिया है ना, तो पार्टनर को, इस मिस्टर ए को ये 30,000 पे टैक्स भरने का जरूरत नहीं, क्योंकि इस पे टैक्स ऑलरेडी किसने भरा है? पार्टनरशिप फर्म ने भरा है। तो मिस्टर ए को इस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। इसको छोड़ के मिस्टर ए के पास या मिस्टर ए और कोई इनकम कमाता है, सपोज मिस्टर ए कहीं पे कॉलेज में नौकरी करता है, ही इज अ प्रोफेसर इन अ डिग्री कॉलेज, वहां से उसको सैलरी मिलती है, तो ये सैलरी किसका इनकम हो गया? मिस्टर ए का। ये मिस्टर ए को सैलरी टैक्स होगा। फिर मिस्टर ए के पास कुछ घर है, वो उसने भाड़े पे दिए, वहां से उसको रेंट इनकम आता है, तो ये जो रेंट इनकम मिस्टर ए कमा रहा है उस पर उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये जो मिस्टर ए है वो अपने इनकम पे टैक्स भरेगा, और पार्टनरशिप बिजनेस वो अलग पर्सन हो गया। मिस्टर ए अलग पर्सन, पार्टनरशिप बिजनेस अलग पर्सन। पार्टनरशिप बिजनेस अपने इनकम पे टैक्स भरेगा, मिस्टर ए अपने इनकम पे टैक्स भरेगा। तो जो इनकम टैक्स है ना, वो इस तरह से देखती है, दोनों को अलग अलग देखती है, पार्टनर अलग, पार्टनरशिप बिजनेस अलग। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस एक अलग पर्सन है, उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, और ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है इनकम टैक्स की नजर में, और जो भी ये इनकम कमाएगा उस पे ये खुद टैक्स भरेगा अपने नाम से। और पार्टनर अलग पर्सन होते हैं, वो जो अलग से इनकम कमाएंगे उस पे वो अलग से टैक्स भरेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, ठीक है, बाद में इस चीज को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंपनी। कंपनी तो आप जानते ही हो कौन होता है कंपनी, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आपने तो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, कंपनी का जो डेफिनेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, उसमें पढ़ा हुआ ही है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इनकम टैक्स में भी, इनकम टैक्स की नजर में भी कंपनी कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। और कंपनी जो भी इनकम कमाएगा, सेम पार्टनरशिप फर्म के जैसे, जो भी प्रॉफिट कमाएगा कंपनी, उस पर कंपनी खुद अपने नाम से टैक्स भरेगा। कंपनी अलग पर्सन, शेयर होल्डर्स अलग पर्सन। शेयर होल्डर्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे? अलग कैटेगरी में आएंगे। अगर शेयर होल्डर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल में, एचयूएफ है तो एचयूएफ में, पार्टनरशिप फर्म है अगर शेयर होल्डर तो पार्टनरशिप। तो शेयर होल्डर अलग पर्सन है, वो अलग है, वो अलग से टैक्स भरेंगे। कंपनी अलग पर्सन है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उस पर कंपनी खुद इनकम टैक्स भरेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब लोकल गवर्नमेंट, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हमारे मुंबई में बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये लोकल अथॉरिटी है, लोकल गवर्नमेंट है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर लोकल अथॉरिटी भी पर्सन है? हाँ सर, गवर्नमेंट भी पर्सन है, गवर्नमेंट को भी टैक्स भरना पड़ता है। यस, गवर्नमेंट को भी टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन ये जो लोकल अथॉरिटी है ये गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन ये सारे इनकम पे टैक्स नहीं भरेगी। नहीं, अभी लोकल गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है? पब्लिक को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर। अभी आप खुद ही देखो, अभी यहाँ पर तो ठीक है, अडानी है ना, अडानी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आज भी आप मेन मुंबई में जाएंगे ना, मेन मुंबई में, साउथ बॉम्बे में, तो वो साइड में आज भी इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? अडानी नहीं, बेस्ट, BEST, बेस्ट। बेस्ट किसका ऑर्गेनाइजेशन है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, ठीक है, फिर क्लीनलीनेस, साफ सफाई का ध्यान रखना, सिटी के कचरा उठाना, उसको डंप करना। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज है जो एक लोकल गवर्नमेंट देती है, ठीक है, अपने लोगों को, ठीक है, हम लोगों को जो ये जो सर्विसेज मिलती है लोकल अथॉरिटी से, ठीक है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा।
ये जो लोकल अथॉरिटी, अभी बीएमसी आपको क्या लगता है ये जो स्ट्रीट लाइट्स है फ्री में, वो लोग के पास पैसा कहीं से आता है? नहीं, हम लोगों से टैक्स के तौर पे पैसा लेते हैं। हम लोग कौन सा टैक्स पे करते हैं? लोकल अथॉरिटी को म्युनिसिपल टैक्स। हम लोग बीएमसी को म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, आप अगर अपने घर का मेंटेनेंस देते हैं ना, तो मेंटेनेंस बिल निकाल के देखो, उस मेंटेनेंस बिल में लिखा होगा, सबसे पहला आइटम लिखा होगा प्रॉपर्टी टैक्स। 100% लिखा होगा, आप देख लो। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है या म्युनिसिपल टैक्स, ये हम किसको पे करते हैं? बीएमसी को, लोकल अथॉरिटी। तो इस पे टैक्स लगेगा क्या? इस पे इनकम टैक्स लगेगा? नहीं। ये जो म्युनिसिपल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स लोकल अथॉरिटी कलेक्ट करती है लोगों से, ये पैसा लोकल अथॉरिटी किस पे खर्चा करती है? लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, फिर डंपिंग ऑफ गार्बेज। ठीक है, तो ये सब सर्विसेज जो है वो यही पैसे से प्रोवाइड करती है बीएमसी, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। मतलब लोकल अथॉरिटी जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई है या जो सर्विस देने के लिए लोकल अथॉरिटी बनाई गई है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसके अलावा और कोई इनकम होगा, अदर इनकम, बीएमसी और कोई इनकम कमाती है तो उस पे टैक्स लगेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल भी दिया था आपको, बीएमसी का डब्बा आता है, फेरी वाले बेचारे बैठे रहते हैं नीचे, जैसे ही डब्बा देखते हैं सब अपना सामान लेके भागते हैं कि नहीं? अब उसमें जो पकड़ा गया उसका सामान जब्त हो जाता है। अच्छा, ये जो सामान जब्त होता है इसका क्या करती है बीएमसी? फाइन लगाती है। आप अगर जाएंगे छुड़वाने के लिए तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं जाते, आप पेनल्टी नहीं भरते या फाइन नहीं भरते, तो बीएमसी वो सामान जब्त कर लेगी। तो क्या करेगी? अपने पास ही रखती है बीएमसी? नहीं, उसको ऑक्शन कर देती है, उसको नीलाम करती है, उसको बेच देती है। अच्छा, ये जो अदर इनकम आया बीएमसी के पास ऑक्शन करने से, कमोडिटी ऑक्शन करने से, गुड्स ऑक्शन करने से, ये जो अदर इनकम आ रहा है बीएमसी के पास, ये अदर इनकम पे क्या लगेगा? इनकम टैक्स। इस पे उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लोकल अथॉरिटी भी एक पर्सन है, उसको भी टैक्स देना पड़ता है, लोकल गवर्नमेंट को भी, लेकिन अपने सारे इनकम पे नहीं। ठीक है, अदर इनकम्स जो भी होंगे उस पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, लोकल अथॉरिटी। इसके बाद पर्सन का जो लास्ट कैटेगरी आता है, एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन। एक मिनट में मिटा देता हूँ, बहुत कुछ लिख दिया मैंने बोर्ड पे, इसको थोड़ा लास्ट कौन सा है? एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन, रेसिडुअल बोलते हैं इसको, रेसिडुअल, बचा कुचा नहीं। एक मिनट, इसके पहले एक और है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं बता देता हूँ। लोकल अथॉरिटी के बाद एक और पॉइंट आता है एओपी वीओआई, सॉरी मैं ये बताना भूल गया, एफजी जी, उसके बाद आएगा एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक, व्हाट इज एओपी? एओपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई का फुल फॉर्म है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये देखो, एओपी, एओपी, बीओआई। What is association of person? Group of person. Group of person, हाँ, इस ग्रुप में, इसमें से कोई भी पर्सन इसका मेंबर बन सकता है। अभी आपको पता है लायंस क्लब है ना, जानते हो लायंस क्लब? ये कुछ लोगों का पर ग्रुप है। ये छोड़ो, चलो बेसिक देते हैं। आपके यहाँ पे गणपति मंडल होगा या नवरात्रि मंडल होगा कि नहीं? है ना? क्या है वो? व्हाट इज मंडल? ग्रुप ऑफ पर्सन, है कि नहीं? तो ग्रुप ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप है, कुछ लोगों का ग्रुप है,
कुछ लोग ग्रुप बनाते हैं। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कौन मेंबर बन सकता है ये ग्रुप का? कोई। नेचुरल पर्सन भी ये ग्रुप का मेंबर बन सकता है, एओपी का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का एओपी का मेंबर नेचुरल पर्सन भी बन सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी इसका मेंबर बन सकता है। मतलब इंडिविजुअल भी इसका मेंबर बन सकता है, एचयूएफ भी इसका मेंबर बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी इसका मेंबर बन सकता है, कंपनी भी इसका मेंबर बन सकता है। तो एओपी में कोई भी मेंबर बन सकता है, नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। सो इसलिए इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ व्हाट? पर्संस, ऑल पर्संस, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। लेकिन ये क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप ऑफ पर्संस है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ किसका पर्सन है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें ये रहा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें मेंबर कौन बन सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन, ओनली नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन इसका मेंबर नहीं बन सकता बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का। इसका मेंबर सिर्फ और सिर्फ कौन बन सकता है? इंडिविजुअल पर्सन। जॉइंट वेंचर का एग्जांपल ले लो। जॉइंट वेंचर जानते हो आप? आपने पढ़ा है जॉइंट वेंचर? जिन लोगों ने शायद सीपीटी किया होगा उनको मालूम होगा जॉइंट वेंचर क्या होता है। टेम्पररी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर शॉर्ट पीरियड और फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्लाईओवर है, अभी यहाँ जोगेश्वरी में फ्लाईओवर बनाना है, ठीक है। अभी फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट है 100 करोड़ का, मुझे मिला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया मैंने, ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए मेरे पास इतना मशीनरी या मैन पावर नहीं है, ठीक है। तो मैं पवन के पास गया, पवन मालूम है, लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था, पवन के पास गया मैं, आज नहीं है पवन के पास गया, वो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में। उसको बोला देख मैं अकेले ये रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, और मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है, तो हम दोनों मिलके लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्पररी पार्टनरशिप बनाते हैं जिसमें तू और मैं, हम दोनों पार्टनर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये टेम्पररी पार्टनरशिप होगा, परमानेंट नहीं, ठीक है। हम लोग पार्टनर तब तक रहेंगे जब तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो जाता। जैसे ही वो फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है, पैसा आ जाएगा, प्रॉफिट्स हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, फिर तू अपने घर चले जाना, मैं अपने घर चला जाऊँ, यानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम दोनों ने, मैंने और पवन ने पार्टनरशिप बनाया है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, हमारा पार्टनरशिप फर्म टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। तो ये जो जॉइंट वेंचर है वो इसमें आता है, एओपी बीओआई में। इट इज कॉल्ड एज एसोसिएशन। यहाँ पर हम दोनों ने एक ग्रुप बनाया है। ग्रुप 2 पर्सन का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4। हाँ, 1 पर्सन का ग्रुप नहीं होता है। ग्रुप कहलाने के लिए मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। तो हम 2 पर्सन थे ना, तो हमने 2 लोगों ने ग्रुप बनाया, ठीक है। तो हम लोग ने ग्रुप बनाया फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इसको एसोसिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसोसिएशन। वी वर एसोसिएटेड टू कंप्लीट दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अभी यहां पर इनकम टैक्स की नजर में हम दोनों एक साथ टैक्स किए जाएंगे। हमारा ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक साथ टैक्स किया जाएगा अंडर एओपी और बीओआई। हम कौन से पर्सन कहलाएंगे? एओपी या फिर बीओआई, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट होगा उस पर हमको एक साथ टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके। तो ये होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर आप कोई ऐसा एसोसिएशन बनाते हैं या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बनाते हैं,
ठीक है। तो इनकम टैक्स की नज़र में वो भी एक पर्सन है, और ये जो आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाएंगे या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बनाएंगे, वो जो भी प्रॉफिट कमाएगा उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, लास्ट आते हैं एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन। ये रेसिडुअल हेड है, मतलब कोई भी पर्सन जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 कैटेगरी में कवर नहीं होता, वो किस में कवर हो जाएगा? एनी अदर पर्सन। मतलब हमारी गवर्नमेंट किसी को छोड़ती है, हर किसी से टैक्स लेती है। जो पहले 6 में नहीं आएगा वो 7वें में आ जाएगा। मतलब हर किसी को पर्सन बना दिया। अब इसमें कौन कौन आता है? एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन में कौन कौन आता है? क्लब, यूनिवर्सिटी पता है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी, हाँ मुंबई यूनिवर्सिटी एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन। यूनिवर्सिटी ना फर्स्ट में आता है, ना सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसमें से किसी में भी कवर्ड नहीं है यूनिवर्सिटी। किसमें कवर्ड है यूनिवर्सिटी? एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन। लायंस क्लब किसमें आएगा? एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन। फिर हमारे जो भगवान है, गवर्नमेंट भगवान से भी टैक्स लेती है, किसी को नहीं छोड़ती। तिरुपति बालाजी, शिरडी साईं बाबा, अभी जो शिरडी साईं बाबा है ट्रस्ट है, तिरुपति बालाजी भी एक ट्रस्ट है, मंदिर है। हाँ, तो गवर्नमेंट भगवान से भी टैक्स लेती है। अभी आप पूछेंगे सर भगवान कहाँ इनकम कमाता है? कमाता है ना, उसके जो भक्त हैं वो डोनेट करते हैं कि नहीं? अभी तिरुपति बालाजी में जाओ, देखो लोग कैसे डोनेट करते हैं। लोग देखते नहीं है डोनेट करने से पहले, गले में हार पहना है, तोड़ के डाल दिया, डोनेट कर दिया, दान पेटी में डाल दिया, जेब में पर्स निकालते ऐसा खाली कर देते उधर, कान में से निकाल के इयररिंग्स फेंक देती है डोनेशन बॉक्स में। इस तरह से डोनेट करते हैं, आंख बंद करके, सोना पहन के जाते हैं, और जब मंदिर से बाहर निकलते हैं सब खाली। डोनेट कर देते हैं, पैसे डोनेट करते हैं। हम भी शिरडी साईं बाबा में जाते हैं तो डोनेट करते हैं कि नहीं? हर आदमी डोनेट करता है। लाल बाग का राजा 11 दिन का गणपति होता है, 11 दिन में 15 करोड़ का कलेक्शन हो जाता है, डोनेशन आ जाता है उनके पास। तो ये जो भक्तगण है भगवान के, ये भगवान को डोनेट करते हैं पैसा। तो ये जो भक्त लोग भगवान को डोनेट करते हैं पैसा, ये डोनेशन भगवान के लिए क्या है? इनकम। और हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है? कोई भी हो, इंसान हो या देवता या भगवान, अगर वो यहाँ इनकम कमा रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि अगर एक 5 साल का बच्चा भी इनकम कमाता है अपने स्किल से, अपने टैलेंट से, मॉडलिंग करके वो पैसा कमा रहा है, तो इनकम टैक्स वाले उससे भी टैक्स वसूल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। ये नहीं बोलेंगे अरे ये तो बच्चा है छोड़ दो।